रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा 2021 यानी नोएडा शहर के बनने की कहानी। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिन्होंने नोएडा को बनते देखा या नोएडा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज इस कड़ी में हमारे साथ गांव हाजीपुर से ऋषिपाल अवाना जी, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी समय देखा, सब कुछ देखा। आज वो हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे अपने बचपन से लेकर अब तक की वो कहानी जैसा उन्होंने नोएडा देखा। मैं अपने स्टूडियो में ऋषिपाल जी का स्वागत करता हूं। ऋषिपाल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी। तो अवाना जी ये बताइए कि जब ये नोएडा बन रहा था 1976 में, उस दौर में आपने, जो आपका गांव है हाजीपुर, उस दौर में कैसी स्थिति में था? और आपके यहाँ तो उस समय शायद महर्षि आश्रम भी था, वो कैसे बना था? इसकी भी कहानी आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कर सकते हैं जी। जिस वक्त नोएडा प्रारंभ हुआ, इसकी घोषणा हुई 1976 में, मेरी उम्र 15 वर्ष थी जी। और मुझे उस वक्त की हर चीजें ध्यान है। हाँ। शुरुआत में चिल्ला रेगुलेटर पे अस्थायी रूप से इसका कार्यालय बना था। जी। मुख्य काम दिल्ली से होता था और उस वक्त जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है ये नहीं था। हमारे गांव के आसपास की ग्राम भंगेल की, सलारपुर की, गेजा की काफी जमीन महर्षि आश्रम वहाँ खरीदनी शुरू कर चुका था। ऊपर तक बहुत विकसित नहीं हुआ था, पर महर्षि आश्रम जमीन खरीदनी शुरू कर चुका था और थोड़ा बहुत वहाँ बनना कुछ शुरू हो गया था। अच्छा, तो कैसे पता लगा? आप लोगों की कभी महर्षि महेश योगी से मुलाकात हो पाई थी? नहीं, एक दो बार दीपावली पे कार्यक्रमों में हमने देखा था जरूर। हाँ। हमारी कोई सीधी मुलाकात नहीं हुई थी महर्षि महेश योगी से। तो नोएडा के विकास की कहानी आपके जुबानी बताइए कि कैसे जो सड़कें बनी उस दौर में, किस तरीके से आना जाना होता था, स्कूल कैसे थे, कहाँ पढ़ाई हुई आप लोगों की? मैं कक्षा 8 तक भवानी शंकर इंटर कॉलेज में पढ़ा जी। और 1973 में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, हाँ, वहाँ से स्कूल में 9th में मैंने जाके दाखिला लिया और मैं वहाँ हॉस्टल में रहता था। अच्छा। वक्त मुझे आज भी याद है। हमारा रास्ता ये होता था कि हम पैदल हाजीपुर से चल के रायपुर के सामने से यमुना नदी को पार करते थे। बरसात के समय में नाव के द्वारा यमुना पार की जाती थी और वहाँ से पुस्ते के साथ साथ पैदल हम ओखला से जाते हुए जामिया तक पैदल जाते थे। कोई भी सीधी सड़क या कोई रास्ता नोएडा से दिल्ली जाने के लिए नहीं था। अगर हमें सड़क का रास्ता लेना पड़ता था तो दादरी, गाजियाबाद और सादरा होते हुए सिर्फ एक ही वो पुराना पुल, जिसे लोहे का पुल बोलते, पुल था। ये सब पुल बाद के बने हुए 1973 में, इधर कोई भी पुल नहीं था। अगर हम बस से या किसी व्हीकल से जाना चाहें तो दिल्ली के लिए हमारे गांव से सीधे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो बस कहाँ से मिलती थी उस समय आप लोगों को? उस वक्त हमको बस भंगेल से घोड़ा तांगा चलते थे, बस हमें पुलेसरा से आगे जाके मिला करती थी। अच्छा, सूरजपुर में? हाँ। तो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ? आप लोगों ने पहली बार नोएडा शहर का जब विकास देखा होगा, लोग इंजीनियर खेतों की पैमाइश करने आते होंगे, उस दौर का कुछ जिक्र, रोचक जिक्र बताइए हमारे सामने। देखिए, उस वक्त जो भी अधिग्रहण की कार्रवाई हुई उसमें इंजीनियर्स ने मेहनत नहीं की। अपने कार्यालय में बैठ के वहीं से नक्शे बनाए और हमारे ग्रामीणों की आबादियों को भी अधिग्रहित 1976 में किया गया, जो सिलसिला बदस्तूर आज तक जारी है। और ऐसे बहुत सारे मामले अभी भी न्यायालयों में विचाराधीन है जो 1976 के अधिग्रहण से जुड़े हुए हैं और किसान उन्हें आज भी भुगत रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे पास है कि अधिग्रहण प्राधिकरण ने किस प्रकार किया। 1961 में मेरा जन्म हुआ था और 1961 में मेरे पिताजी ने ग्राम समाज की 73 बीघा जमीन देके भवानी शंकर इंटर कॉलेज का श्री द्वादश गिरी जी महाराज ने वहाँ निर्माण कराया। और जब नोएडा 1976 में आया, उससे पहले वो इंटर कॉलेज बन चुका था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एडिड और मान्यता प्राप्त कॉलेज था। लेकिन 2002 में
उस कॉलेज को जो 1961 से संचालित है और सबसे पुरातन इंटर कॉलेज है, 1-1 इंच जमीन को नोएडा प्राधिकरण ने अधिग्रहित कर लिया और आज उस कॉलेज का स्टेटस है नोएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि। अच्छा। और 73 बीघे में मुश्किल से 30 बीघे में इंटर कॉलेज चल रहा है। बाकी बगैर एक्वायर करने के बाद कोई कंपनसेशन उस कॉलेज ने ले लिया। 73 बीघे में से 43 बीघे पे कब्जा भी नोएडा का हो गया और उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई। वही हाल नवजीवन विद्यालय का है, उसी प्रकार का हाल एसके इंटर कॉलेज गढ़ी चौखुंडी का है। जो कॉलेज हमारे नोएडा के शुरुआत से कम 20-25 साल पहले जो चल रहे थे उनको भी इन लोगों ने अधिग्रहण कर लिया। तो किसानों के साथ हमें सुविधाएं मिली, निसंदेह बहुत सारे लाभ भी मिले, हमारा जीवन स्तर भी उठा। लेकिन आज भी जो हमारी मूलभूत परेशानियां हैं वो प्राधिकरण ने दूर नहीं की। वो जस की तस बनी हुई है। सरकारें आती रही जाती रही, किसान को आश्वासन मिलते रहे, लेकिन जिस प्रकार जिन लोगों की जमीन पर शहर बसा उन्हें जितना लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ आज तक नहीं दिया गया। हमारे गांव बिल्कुल स्लम बन गए। गांव के विकास में अगर आप मेरे गांव हाजीपुर को अंदर से देखें और उसके पड़ोस में बसे हुए सेक्टर 105 को देखें, 108 को देखें, तो अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और उसी से पता चलता है कि गांव वालों के साथ कितना भेदभाव हर स्तर पे किया गया है। अच्छा, अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं। जो नोएडा शहर जब बना तो बनते बनते धीरे धीरे आज वो विश्व के पटल पर है और हमें गर्व भी होता है जब हम बाहर कहीं बताते हैं कि हम नोएडा शहर से हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं नोएडा में जो आपको लुभाती हैं कि ये नोएडा की शान है, और उस तरह की कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और नोएडा के लिए वाकई निसंदेह बेहतर है? देखिए, नोएडा में हमारा जो एक्सप्रेस वे बना है नोएडा से ग्रेटर नोएडा और अब आगरा तक गया है, बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनी, जिम्स बना, बहुत अच्छी चीजें बनी। लेकिन आज भी जिस स्तर की बिल्डिंगें और भवन बने हुए हैं जिम्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 39 के 30 के, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है आज भी उनको उस ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता। अगर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो बिल्कुल जिसे हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता वर्ल्ड क्लास गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में नहीं है। वही हाल हमारे हॉस्पिटल्स का है, बिल्कुल एम्स की तरह बिल्डिंगें बनी हुई है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पैसा भी शासन का प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण का बहुत पैसा भी खर्च हुआ है, लेकिन उनको चलाने की जो व्यवस्था है वो उतनी उत्तम नहीं है कि उसकी हम प्रशंसा कर सके। आज हमें बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि हम गौतम बुद्ध नगर जनपद या नोएडा के निवासी हैं, लेकिन पिछले कोरोना काल में जिस प्रकार की असुविधाएं और जिस प्रकार की दिक्कतें गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के वासियों को हुई, उसकी बिल्कुल भी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी इतनी परेशानियां नोएडा को उठानी पड़ी। अच्छा, ये बताइए कि आपके जैसे हर गांव में कुछ ऐसे लोग जरूर थे उस दौर में भी जो उस समय भी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और वो बच्चों के लिए एक तरीके से प्रेरणा देते थे। तो आपके यहाँ भी ऐसे लोग होंगे जिनसे आप लोगों ने प्रेरणा ली कि हाँ शिक्षा किस लिए ज़रूरी है, और शिक्षा के बाद लोगों का जीवन स्तर भी बदलता है और एक तरीके से जो नई जनरेशन आती है उनको वो मोटिवेट भी करते हैं। निसंदेह हम लोग अपने जो भी हमारे बुजुर्ग रहे, पूर्वज रहे, उन्हीं से हमने शिक्षा ली और हमें ये लगा हमारे क्षेत्र में बहुत सारे हमारे ग्रामीण परिवेश से उठ के लोग बहुत ऊपर तक गए। हरौला गांव एक हमारे पास में ही, हरौला गांव के डॉक्टर के.आर. सिंह को भौतिकी में भटनागर अवार्ड मिला था, पूरे क्षेत्र के लिए सम्मान की बात थी। और हमारे जो युवा बच्चे थे उनमें भी एक इस तरीके की भावना उत्पन्न हुई कि हम भी आगे बढ़े। बहुत सारे बच्चे हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। सिविल सर्विसेज में नोएडा
की भागीदारी बहुत कम थी शुरू में। अब तो हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज में भी जा रहे हैं, लेकिन उस दौर में सिविल सर्विसेज में नोएडा के बच्चों की भागीदारी ना के बराबर थी, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चे खूब आगे बढ़े थे तब भी। ये बढ़िया बात है। अच्छा, अब आज हम देखते हैं कि इस समय जो नोएडा के ग्रामीण क्षेत्र है उसमें बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए या युवा हैं उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, ऐसे सुझाव दीजिए जिससे कि रचनात्मक रूप से उन बच्चों के लिए कुछ किया जा सके, चाहे वो सरकार करे, प्राधिकरण करे या जिला प्रशासन करे या समाज मिलकर करे। ऐसी चीज़ें करें जिससे कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको असुविधा ना हो। ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए आपकी नज़र में सुझाव के रूप में? सबसे पहला मेरा सुझाव है कि हमारे जितने भी गांव हैं उन सब में खेल के मैदान बनाए जाए। बच्चों के लिए खेल की हमारे गांव में बहुत बड़ी असुविधा है। किसी भी गांव में उचित व्यवस्था नहीं है। हमारे जो बच्चे हैं, पॉपुलेशन बहुत हो गई है, वो खेल सके। खेल के मैदानों की और खेल सुविधाओं की बहुत बड़ी कमी प्राधिकरण स्तर पर है। एक सिर्फ नोएडा स्टेडियम बनाया हुआ, उसके अलावा पॉपुलेशन जितनी ज्यादा उस हिसाब से बहुत ही कम साधन है खेल के। खेल सुविधाओं को बढ़ाया जाए। जो अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ पे, स्कूल्स की कमी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन उनमें ग्रामीण बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। उनके लिए प्राधिकरण ऐसी व्यवस्था करे ताकि वो प्रिपेयर हो सके और उन बच्चों के साथ कम्पीट करके उनमें पढ़ सके। इस तरीके की हर गांव में प्राइमरी लेवल पर व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं लास्ट सवाल ये है कि जब आप लोगों ने शुरुआती दौर में देखा होगा तो यमुना नदी कैसी थी और यमुना का जो स्वरूप बदला है उसके बारे में जरा हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, यमुना नदी और हिंडन नदी, आपने यमुना नदी से पूछा, मैं दोनों नदियों की बात करूंगा। प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। सरकारों की लापरवाही है। प्राधिकरण पूरी तरह जिम्मेदार है और उत्तर प्रदेश सरकार भी जिम्मेदार है। सिलम बस्ती बना दी, नदी कहाँ रह गई है? नदी की धार जहाँ पानी बहता है हिंडन और यमुना में, वहाँ तक फार्म हाउस कट गए, मकान बन गए। पूरी तरह हमारे नोएडा का दोनों नदियों को बर्बाद करके रख दिया कॉलोनाइजर्स ने, भूमाफियाओं ने। बार बार अखबारों में पढ़ते हैं, खुशी भी होती है कार्रवाई होगी, पर कोई कार्रवाई कभी भी नहीं हुई। आज भी बदस्तूर जहाँ से नोएडा की सीमा शुरू होती है, हिंडन और यमुना जहाँ से शुरू होती है, वहीं से अवैध निर्माण शुरू हो जाता है। और ये हमारे नोएडा के लिए बहुत ही